बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम हाजिर हैं MTH 623 असाइनमेंट 1 के साथ, जिसका टाइटल है टेंजर एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और समझ नहीं आती इसकी स्टूडेंट्स को। तो इसकी असाइनमेंट अभी कुछ समझाने की आपको कोशिश करूँगा, तो आप भी ट्राई करें कि जितना हो सके यहाँ से समझें, क्योंकि यहाँ से आप समझ लेंगे तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा, तो पेपर्स में आसानी होगी। कुछ ना कुछ चलो यहाँ से समझ जाएंगे, फिर आप दूसरा अपने लेक्चर से तैयारी करें। मीन्स के नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। मैं भी इसको कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छे तरीके से समझा लूँ। मैं खुद इस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक ही था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, सलूशन उसका है कि इसमें हमें कंडीशन ये है कि एक हमारे पास कोई वेक्टर था, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, रोटेट किया है बाई 90 के एंगल के साथ। ठीक है, ये मैंने साथ पिक्चर भी बनाई है। पहले उसके कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 4। हमने उसको 90 के एंगल के साथ एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर दिया। ठीक है, वो रोटेट होकर यहाँ पे आ गया। तो अब हमने उस न्यू वेक्टर तो नहीं कहेंगे कि ओल्ड वेक्टर जो हमने ट्रांसफॉर्म या रोटेट किया है ना, उसके अब हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, पहले 3 4 कोऑर्डिनेट्स थे, अब हमने उसके जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो फाइंड आउट करने। वेक्टर नहीं चेंज होता, सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। और हमने इसकी फ़िज़िकल मीनिंग भी बतानी है कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है या रोटेशन की है, इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, वो हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम रोटेट करते हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इस्तेमाल होता है। AI इज़ इक्वल टू स्मॉल aij कैपिटल aij। ठीक, aj कैपिटल aj। ठीक है, इसके ऊपर ये एक निशान है टिल्डा का। ठीक है, ये मैं आपको तीनों टर्म जो हैं वो इनके बारे में बताता हूँ कि ये किस किस तरह क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये वाला aij, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, और जब ये दो ब्रैकेट साथ लग जाती हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाता है। रिप्रेजेंटेशन रोटेशन बाय 90 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अभी ये हमने फिलहाल जनरल थीटा के साथ जो इसकी वैल्यू है ना aij मैट्रिक्स की, ये वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी आप कोई रोटेशन करते हैं तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है। ये aij जो है इसकी वैल्यू ये है। तो आप थीटा अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से आपने थीटा लगाना है। लेकिन ये कॉस साइन माइनस साइन कॉस ये साथ सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 90 का था, तो हम थीटा को 90 पुट करेंगे बाद में। ठीक है, तो जो चीज़ है ए हमारे पास टिल्डा है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, टिल्डा जो है वो पुराने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं बिफोर रोटेशन, यानी रोटेशन से पहले जो वेक्टर था हमारे पास उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो टिल्डा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है AI, सिर्फ AI कैपिटल AI। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जब रोटेशन हम कर देते हैं वेक्टर की, वो एक न्यू कोऑर्डिनेट्स हासिल कर लेता है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला जाता है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे हम उसको AI बोलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, न्यू वेक्टर के आफ्टर रोटेशन। ठीक है, ये है AI, हमने ये फाइंड करने हैं। तो स्मॉल aij हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स इसको बोलते हैं, और ये न्यू वेक्टर को ओल्ड वेक्टर से रिलेट करता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की। तो aij ये वेक्टर जो था aij वेक्टर, हमने 90 के एंगल के लिए हमने रोटेशन किया 90 के एंगल पे, तो थीटा हमारा 90 है, तो इन सब में थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं आप। तो कॉज 90 0 के बराबर, साइन 90 1 के बराबर, ये माइनस है -1 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, कॉज 90 डिग्री 0 के बराबर। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ से फिर आपको ये तो पता है कि ये वैल्यू होती है A11 की, A11 0 0, ये होती है A12 की, ये -1 है, ये होती है A21 की, ये 1 है, ये A22 की होती है, ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम वही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो हमें गिवन है वो यूज़ करते हैं। तो इसको आई के लिए हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आई के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास आई जो है वो
1 से 1 और 2 होगा। क्यों 1 और 2 होगा? क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे कि A1 और A2, ठीक है, दो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक वेक्टर जो हमें गिवन था उसके दो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब है कि I जो है वो 1 से 2 तक जाएगा। तो सबसे पहले I1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे AI की जगह पे A1 हो गया, AIJ, ठीक है, AIJ A11, ठीक है। जे की वैल्यू अभी देखें कि ये जो है ना, ये यहाँ पे हमारी आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, नेक्स्ट में वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा था ना, जो इंडेक्स रिपीट हो रहा होता है, हम उसको सम कर देते हैं सिंपल, ठीक है। आई की वैल्यू तो हमने 1 2 ले ली, लेकिन जे अब कैसे लेंगे? जे को हम सिर्फ सम कर देंगे, यानी कि अगर ये दो वैल्यूज़ आई की ली हैं तो ये हमने दो सम कर दिए हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले 1 के लिए फिर J2 के लिए, ठीक है। यानी ये J की वजह से ये दो एक्सप्रेशन बनती हैं, हम इनको सम कर देते हैं। J जो रिपीटेड इंडेक्स है हम इसको सम ओवर कर देते हैं, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो A1 पहली टर्म में J भी 1 1, दूसरी टर्म में J2 2 हो जाएगा, I 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ 0 आ गई, ठीक है। A11 0, A1 जो ओल्ड था वो 3 था हमारे पास, जो हमें 3 4 दिया हुआ था, ये हमने 3 वहाँ से लिया है। A12 हमारे पास -1 और A2 हमारे पास 4 था, तो जवाब आ गया -4 इनको सॉल्व करके। ऐसे ही हमारे पास I इज़ इक्वल टू अब 2 के लिए है, तो A2 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास I2 A21, ठीक है, A1, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ I की वैल्यू चेंज करनी, I12, और जो J है इसको आपने सम ओवर करना है, ठीक है। यानी पहली में इसकी वैल्यू 1 रहेगी टर्म में, दूसरी में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर थर्ड टर्म होगी तो J की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर 4 होगी तो J की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके यहाँ पे I की वैल्यू 2 थी, तो पहली टर्म में J की वैल्यू 1, दूसरी टर्म में I की 2 रहेगी, J की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने A21 की 1 आ गई, A1 की 3 आ गई, A22 की 0, A2 की 4 आ गई, तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। तो जो न्यू कंपोनेंट्स थे वो हमारे पास A1, 2 वो -4 और 3 हो गए। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ये है कि इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिलेटिव टू स्पेस इज अनचेंज्ड, ठीक है। वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। अगर ये दोनों चेंज नहीं हुई ना इनमें से कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है कि वेक्टर भी चेंज नहीं हुआ। तो देखेंगे इसमें हमारी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुई। जब आप इस चीज़ की मैग्नीट्यूड लेंगे ना, यानी 4 -4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो दूसरा जो पहले वाला वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो वो दोनों सेम आएंगे। सिर्फ हमने क्या किया कि हमने एक देखने का अंदाज बदल दिया है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल गया है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से वो दूसरे में चला गया, बस ये हुआ है, जिसकी वजह से ये -4 और 3 आया है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इसमें अब हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है, YI इज इक्वल टू स्मॉल a IJ XJ, और n हमारा रन करेगा 1 2 3, n 1 2 3, ठीक है। n की वैल्यू है 3, यानी कि हमने 3 आइट्रेशंस करनी है, ठीक है। 1 2 3 नहीं, सॉरी, 3 आइट्रेशंस करनी है, ठीक है। अब आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर यहाँ पे आपने पहले समेशन लगाया हुआ था तो J इज़ इक्वल टू 1 2 3 था, तो जो रिपीटेड इंडेक्स होता है ना, यानी J यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स है, देखें 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। J हमारा रिपीटेड इंडेक्स है, तो जो रिपीटेड इंडेक्स होगा हम उसको सिर्फ सम ओवर इट कर देंगे, ठीक है। सम ओवर इट का क्या मतलब? जो पिछले क्वेश्चन में कि उसकी टर्म्स में हर टर्म में उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे कि पहली टर्म में J की वैल्यू 1 थी, दूसरी टर्म में J की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी टर्म में J की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स भी बताने हैं कौन कौन से हैं। जो इंडेक्स रिपीट होता है उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं, वो J है हमारे पास। फ्री इंडेक्स हमारे पास आई है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे एक दफ़ा ही आया है, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड करना है I इज़ इक्वल टू 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो हम उस इक्वेशन में I इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे Y1 आ जाएगा। अब जो है, ठीक है, इसमें ये चीज़ यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पे आप देखें कि I1 Y1 आ गया, यहाँ पे I1 A1 आ गया, और J हमने J को सम ओवर करना है। ये देखें J को हम यहाँ पे सम ओवर करेंगे, ठीक है। A1 J की वैल्यू पहली टर्म के लिए 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, प्लस
आई की वैल्यू तो 1 थी, लेकिन दूसरी टर्म के लिए जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी टर्म के लिए जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये इसका सम ओवर का मतलब ये होता है कि हर टर्म में जे की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जो रिपीटेड इंडेक्स होगा हम उसकी वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे हर टर्म में। लेकिन जो आई होगा, आई हमेशा एक इक्वेशन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर 1 लिया है तो आई थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, अगर 2 लिया है तो आई 2 रहेगा सारी इक्वेशन में। लेकिन जे की वैल्यू हर टर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको सम ओवर करना है, वो रिपीटेड इंडेक्स है। सेम y2 हमारे पास आ जाएगा जब i इज़ इक्वल टू 2 लेंगे, तो i हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, जे हमारे पास यहाँ पे 1 ही रहा, ए 2 ठीक है। यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो गई, आई तो 2 ही रहा, यहाँ पे भी 2 रहा, लेकिन जे की वैल्यू 3 हो गई। सेम इसी तरीके आप y3 बना सकते हैं, i3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y3, यहाँ पे a31 x1, ठीक है। यहाँ पे इस टर्म में जे की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 3 मीन्स कि आपने जितने भी सम करने हैं ना, एक इक्वेशन में जितनी भी टर्में हैं, हर टर्म में आपने जे की वैल्यू बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये रिपीटेड इंडेक्स के लिए होता है, जो डमी इंडेक्स होता है उसके लिए ये आइंस्टाइन की समेशन कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर आई गिव्स द सेपरेट इक्वेशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आई होगा वो एक अलग इक्वेशन देगा हर कोऑर्डिनेट के लिए, जैसे कि y1 के लिए अलहदा, y2 के लिए अलहदा, y3 के लिए अलहदा। और जे जो है वो सम्ड ओवर हो जाएगा 1 2 3, वो मैंने आपको बता दिया है कि 1 2 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, सम्ड ओवर हो जाए। सम्ड ओवर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 3, ठीक है। इसमें हमने इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन मालूम करनी थी और फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्स का बताना था, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास के वी आर गिवन कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन दिया। वैसे तो दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं, जब वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के और उनकी जो मैग्नीट्यूड हो 1 हो, ठीक है। यानी आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें, वो 0 के बराबर आए और उनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही ऑर्थोगोनैलिटी लगाई गई है दो वेक्टर्स के लिए, ठीक है। लेकिन उनको उन्होंने आइंस्टाइन समेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो इसको क्रॉनिकल डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये एज ए आइडेंटिटी काम कर रहा है, यानी जो 1 होता है ना, उसमें जो होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए, ये इसमें एज ए आइडेंटिटी काम कर रहा है, ठीक है। देखें कि डेल्टा आई जे इज क्रॉनिकल डेल्टा, इट एक्ट्स एज आइडेंटिटी इन यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। दिस कंडीशन मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट ए आई जे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखें कि हमने पढ़ा था कि ए आई जे जो स्मॉल ए आई जे है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट है, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट है और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स की रोज़ या कॉलम आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और उनकी जो और वो यूनिट वेक्टर्स होंगे। यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए और आपस में वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। इन वेरिएंस इन लेंथ एंड एंगल, अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से जो लेंथ और एंगल है ना, ये इनवेरिएंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो लेट वी आई बी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो पहले वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमने एक वेक्टर सपोज किया, लेट किया, जिसका कंपोनेंट है वी आई, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला सिस्टम था, और जो बाद में रोटेशन के बाद वाला वेक्टर था, हमने उसका कंपोनेंट लिया वी आई डैश। तो ज़ाहिर बात है, हम ये चीज़ हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से ली है, ये वाली चीज़, ठीक है। ए आई जे इंटू ओल्ड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ओल्ड वेक्टर, ठीक है। ये हमने चीज़ ली है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी थी, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन थी ना, यानी कि ओल्ड वाला और न्यू वाले सिस्टम को जो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ रिलेट करता है, वो है ये कंपोनेंट्स इन रोटेटेड सिस्टम। बिफोर रोटेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। बिफोर रोटेशन इनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी वी आई, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी कोई वेक्टर हमारे पास ए डॉट ए हो तो उसकी ए स्क्वायर ही आ जाती है, तो इसको हम ए स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये चीज़ वहाँ से आई है, ठीक है, ये वाली। तो आफ्टर रोटेशन हमने लेट किया था कि ये वी डैश है, तो वी डैश की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो वी आई डैश, यहाँ पे वी आई लगा लें, ठीक है। वी आई डैश, ठीक है, वहीं के स्क्वायर था तो हमने अलहदा कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, ये वाली चीज़ सेम लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वी आई के लिए ए आई के वी के, ठीक है, ये चीज़ मीन्स के यहाँ से जो
ट्रांसफॉर्मेशन ला था ना, दो वेक्टर्स के लिए हमने अलग-अलग, एक के लिए के वाला लगा दिया, एक के लिए एल वाला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने वी के और वी एल कॉमन ले लिया, बकाया ए आई के ए आई एल बच गया, वी के वी एल। और ये चीज़ जो होती है वो क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर होती है ये चीज़, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है क्रॉनिकल डेल्टा का। तो ये हमने इसकी जगह पे के एल लगा दिया, डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा के एल, ठीक है। ये चीज़ सिंस ये मैंने साथ लिख भी दिया है कि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर होती है, ठीक है। इसमें देखें कि आई सेम है और के एल डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा के साथ के एल आ जाएगा, आई सेम है, जो सेम इंडेक्स होंगे वो नहीं आते, डिफरेंट इंडेक्स जो हैं वो आते हैं साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये चीज़ जो इतनी है ना, ये चीज़ इतनी जो है हम इसको, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो और साथ क्रॉनिकल डेल्टा हो, तो ये जो डिफरेंट होगा ना, ये देखें एल एल दोनों का सेम है लेकिन वी के आ जाएगा इसके साथ, वी के एक पहले वाला था लेकिन ये इतनी चीज़ जो है हमने उसको वी के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक रूल होता है टेंसर का। तो ये किसके बराबर है, वी स्केयर के, ठीक है। लेंथ रिमेन सेम, ठीक है। ये चीज़ अगेन वही चीज़ आ गई, ठीक है। लेट वी आई यू आई एंड वी आई बी टू वैक्टर्स देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिफोर रोटेशन, ठीक है। हमने दो लेट की है वैक्टर्स, उनकी डॉट प्रोडक्ट बिफोर रोटेशन ये है, आफ्टर रोटेशन ये हो जाएगी। तो सेम वही दो ट्रांसफॉर्मेशन ला जो पहले हमने यहाँ पे लेट किए थे यहाँ पे लगाएं, ठीक है। यू के वी एल कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो फिर ये क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर आ जाएगी, इतनी चीज़ जो है यहाँ पे लिख दें, तो यू के वी के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अगेन जो है वी के बराबर आ जाएगी। आपको बताया था ना कि ये एल और एल सेम हो, अगर वी कोई एक और वेक्टर हो, डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा हो, तो आप वी के वाला साथ लगा दें, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स असाइनमेंट 1 की सलूशन। उम्मीद है आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है लेकिन उस तरह चीज़ नहीं बनी, ये थोड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक जल्दी मिल जाएँ। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।